तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। हम लोग इस समय मुग़ल शैली पढ़ रहे हैं, मुग़ल काल की चित्रकला के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं और मुग़ल काल में हम लोगों ने बाबर, हुमायूं, अकबर ये पढ़ा। अकबर के अब चित्रकार पढ़ेंगे। अकबर के बारे में पढ़ा कि वो कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठे, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। आज इनके यहाँ जिन जिन चित्रकारों ने काम किया उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ऐसे तो बहुत सारे चित्रकार थे इनके यहाँ, 100 से अधिक चित्रकार थे, लेकिन जो मुख्य चित्रकार हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अकबरकालीन चित्रकार। सबसे पहले मीर सैयद अली जुदाई को देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? मीर सैयद अली जुदाई को। ये ग्राम्य चित्रण करने में माहिर थे। मीर सैयद अली जुदाई ग्राम्य चित्रण करने में माहिर थे। यह सफ़वी शैली का फ़ारसी चित्रकार था। कौन? मीर सैयद अली सफ़वी शैली का फ़ारसी चित्रकार था। मीर सैयद अली सफ़वी शैली का फ़ारसी चित्रकार था तथा 16वीं शती के सेकंड चरण में, द्वितीय चरण में इसका जन्म कहाँ हुआ? तब्रेज़ में हुआ। तो मीर सैयद अली कहाँ का था? तो तब्रेज़ का था और ये सफ़वी शैली में फ़ारसी चित्रकार था। मुग़ल शैली का पतन पूछे तो शाहजहाँ के समय हुआ और शाहजहाँ ने ही शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1628 में। और मुग़ल कालीन वृद्ध अकबर का चित्र मारिया काटियार में संग्रहित है। 16वीं शती के तृतीय चरण में तब्रेज़ में मीर सैयद अली का जन्म हुआ था और मीर सैयद अली चित्रकला, सुलेखन और लिपि कला खोते तोहरा का पूर्ण अभ्यास कर लिया था। किसने? मीर सैयद अली ने चित्रकला, यहाँ तक कि सुलेखन और लिपि कला में भी पूर्ण अभ्यास कर लिया था। और इसको क्या कहते हैं? खोते तोहरा कहते हैं लिपि कला को। नेक्स्ट है मीर सैयद अली 1550 ईस्वी में हुमायूं के साथ, मीर सैयद अली 1550 में हुमायूं के साथ काबुल आया। तत्पश्चात 1555 में ये भारत आया हुमायूं के साथ। हमजानामा के 12 खंडों में प्रथम 4 खंड का परिवेक्षण मीर सैयद अली ने किया था। हमजानामा के 12 खंडों में पहले 4 चरण, यानी कि जो कि हुमायूं के समय में था, पहले 4 चरण का परिवेक्षण कौन था? पर्यवेक्षक तो मीर सैयद अली थे। और मीर सैयद अली एक कवि भी था और जुदाई उपनाम से ये कविता करता था। मीर सैयद अली ने ग्राम्य चित्रण करने में पारंगत हासिल कर रखी थी। ये मुख्य रूप से कैसे चित्रकार थे? तो ये ग्राम्य चित्रकार थे, ग्रामीण चित्रण, दृश्य चित्रण बनाते थे। और हमजानामा में परिवेक्षण में चित्रित चित्र ईरानी शैली में बने हैं। हमजानामे में परिवेक्षण में इनके मीर सैयद अली के परिवेक्षण में जो चित्र बने हैं उनमें ईरानी शैली की झलक दिखलाई देती है। और मीर सैयद अली नस्तालिखी शैली, यानी कि नस्तालिखी किसे कहते हैं? लिपि लेखन की शैली होती है। 4 प्रकार की लिपियाँ यूज़ होती थी, तो उसी में एक लिपि का नाम है नस्तालिख लिपि। इसका अक्षर लेखन मीर सैयद अली बहुत ही अच्छी तरह से करते थे। मीर सैयद अली को हुमायूं ने नादिर उल मुल्क की उपाधि मीर सैयद अली को हुमायूं ने दिया था। किस चीज़ की उपाधि? नादिर उल मुल्क की उपाधि मीर सैयद अली को हुमायूं ने दिया था। और नादिर उल जमा की उपाधि किसको मिली थी? नादिर उल जमा, इसकी उपाधि किसको मिली थी? बताइए। नादिर उल जमा की। और नादिर उल अस्र किसको मिली थी? तो जमा की उपाधि अबुल हसन को मिली थी और अस्र की उपाधि मंसूर को मिली थी। अब देखेंगे मीर सैयद अली के चित्र। मीर सैयद अली ने कौन कौन से चित्र बनाए? गाय का वध करते जहाक मीन्स जानते हैं क्या होता है? कसाई। जहाक मीन्स होता है कसाई। इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर। जहाज मीन होता है कसाई। लैला के सम्मुख जंजीरों में बंधा मजनू,
मजनू एक पेड़ होता है। लैला के सम्मुख जंजीरों से बंधा मजनू, मजनू का जन्म। बहराम तथा गडेरिया जमीकृत हस्त औरंग चित्रकारी। पिता मंसूर का व्यक्ति चित्र। इनके पिता का क्या नाम था? मंसूर था, मीर मंसूर, और उनका इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाया था। अब देखेंगे इन्हें नादिर उल मुल्क यानी वंडर ऑफ द एज, विश्व स्तर पे वंडर ऑफ द एज कौन है? विश्व स्तर पे वंडर ऑफ द एज विंची हैं। विश्व स्तर पे वंडर ऑफ द एज विंची हैं। कौन है? विंची। चल क्यों नहीं रहा है? और हुमायूं यात्रा करते समय पुस्तक अपने साथ रखता था। हुमायूं यात्रा करते समय पुस्तक अपने साथ रखता था और दारा शिकोह अपने साथ एल्बम रखता था। नेक्स्ट हमारे चित्रकार है अकबर के समय के चित्रकार है अब्दुल समद सिराजी। इनको शीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी। अब्दुल समद सिराजी को शीरी कलम की उपाधि प्राप्त थी और ये पशु चित्रण में निपुण थे। अब्दुल समद सिराजी पशु चित्रण में निपुण थे। यह भी फारसी सुलिपिकार चित्रकार है। कौन? अब्दुल समद सिराजी भी फारसी सुलिपिकार चित्रकार थे और इन्हें शीरी कलम की उपाधि मिली थी। 1449 में काबुल में ये हुमायूं के पास पहुँचे थे, फिर वहाँ से भारत आ गए थे। सिराजी पशु चित्रण करने में बहुत निपुण थे। किस चित्रण करने में? पशु चित्रण में। और जुदाई किस में निपुण थे? जुदाई। तो जुदाई ग्राम्य चित्रण करने में निपुण थे। जुदाई ग्राम्य चित्रण करने में निपुण थे। कौन सा? ग्राम्य चित्रण। मोबाइल पहले पोंछ ले। एक मिनट। तैमूरनामा के एक उल्लेख के अनुसार दोनों ने यानी हुमायूं और अकबर दोनों ने शिराजी से शिक्षा ली थी। और शिराजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शरीफ था। क्या नाम था? शरीफ। सन 1576 में शिराजी को अकबर ने फतेहपुर सीकरी की टकसाल का, कहाँ का? फतेहपुर सीकरी की टकसाल का अधीक्षक बनाया था। किसको? अब्दुल समद सिराजी को अकबर ने फतेहपुर सीकरी का टकसाल बनाया था। और 1584 में मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में, वहाँ का इनको दीवान बनाया था। यह शिकस्त शैली का चित्रकार था। कौन? अब्दुल समद सिराजी शिकस्त शैली का चित्रकार था। मृत्यु 1585 में और जन्म ईरान के शिराज में हुआ था। चित्रकार के रूप में बहुत विख्यात हुए थे। कौन? शिराजी चित्रकार के रूप में बहुत विख्यात हुए थे। और अकबर ने जो नया धर्म चलाया था दीन ए इलाही, उसको अपनाने वाले ये पहले चित्रकार थे। दसवंत इसका प्रिय शिष्य था। अब्दुल समद सिराजी का प्रिय शिष्य कौन था? तो दसवंत था। इसका पुत्र शरीफ जहांगीर का सहपाठी था। अकबर ने उदारतावश अपने बेटे के साथ इसका भी एडमिशन करा दिया था। तो शरीफ जहांगीर का सहपाठी था। इसकी भी आरंभिक शैली ईरान के सफवी शैली के समान है, परंतु 10 वर्ष के अंतिम समय में शिराजी अपने भारतीय प्रभाव को ग्रहण कर लिया। हमजानामा की द्वितीय योजना प्रथम योजना यानी कि 4 खंड मीर सैयद अली, उसके बाद बाकी के 8 खंड जो है वो अब्दुल समद सिराजी के निर्देशन में हुआ। अब्दुल समद सिराजी के निर्देशन में हुआ। कितने खंडों का? 8 खंडों का। अब्दुल समद ने चावल तथा अनेक सूक्ष्म बीजों पर विस्तृत चित्रण किया। अब्दुल समद सिराजी सूक्ष्म चित्रण के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने चावल के दाने, राई के दाने जैसे सूक्ष्म बीजों पर भी चित्रकारी की। और सिराजी बिहजात के चित्रों को संशोधित किए और भित्ति चित्र भी बनाए। अकबर के अनुसार हमजानामा के चित्र मुगल शैली की प्रथम अनिवार्य पुस्तक शैली मानी जाती है। और मुगल शैली के 3 चित्रकार जन्मदाता थे। मुगल शैली के जन्मदाता 3 चित्रकार थे। कौन कौन? अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली जुदाई, केशव या जगन्नाथ। हमजानामा में सर्वाधिक चित्रण अब्दुल समद सिराजी के समय में हुआ। सर्वाधिक चित्रण अब्दुल समद सिराजी के समय हुआ है। और शुरुआत पूछे तो मीर सैयद अली जुदाई। मुगल शैली का जन्म 1558 में हुआ। मुगल शैली का जन्म कब हुआ है? 1558 में।
अब है दसवंत। दसवंत को क्या कहते हैं? दसवंत को मील का पत्थर भी कहते हैं। दसवंत को मील का पत्थर भी कहते हैं। और ये किस जाति का था? ये जाति का क्वेश्चन आता है, यहाँ जातिवाद की बात नहीं है पर जाति का क्वेश्चन आता है कि किस जाति का था, तो दसवंत कहार जाति का था। और ये जयपुर की आराशी शैली में सिद्धहस्त था, भित्ति चित्रकार भी था, छवि चित्रकार भी था। ये दसवंत जयपुर की आराशी शैली में सिद्धहस्त था। दसवंत ने रज़्मनामा के 21 चित्रों पर अपना नाम लिखा, या यूँ कहिए कि रज़्मनामा के 21 चित्रों पर दसवंत के नाम उपस्थित मिलते हैं, जिसकी रचना 1584 के आसपास हुई थी। दसवंत अब्दुल समद के शिष्यों में अग्रणी था। अब्दुल समद के शिष्यों में दसवंत अग्रणी था या फेवरेट चित्र वो था स्टूडेंट। दसवंत ने भारतीय देवी देवताओं का अंकन बहुत ही उच्च कोटि में किया। मुगल शैली का कौन सा चित्रकार ऐसा है जो भारतीय देवी देवताओं का अंकन या चित्रण करता था? तो दसवंत। कौन? दसवंत। दसवंत है। नेक्स्ट, दसवंत के चित्रों पर कुछ यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देता है। दसवंत के चित्रों पर कुछ यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देता है। 1584 में दसवंत पागल हो गया था। 1584 में दसवंत पागल हो गया था और पागल हो करके उसने आत्महत्या कर ली थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि आत्महत्या कैसे की। कोई कहता है कि कटार से अपने आप को क्षति पहुंचा ली, कोई कहता है कि नदी में डूब करके उसने आत्महत्या कर ली। अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग कथन है कि कैसे उसने आत्महत्या की। आईने अकबरी कैसे की ये नहीं आता, बस ये आता है कि मुगल शैली का कौन सा चित्रकार था जिसने आत्महत्या कर ली, पागल होके भी नहीं, आत्महत्या कर ली, तो दसवंत ने कर ली। आईने अकबरी के अनुसार उसे इस युग का प्रथम विशेषज्ञ कहा जाता है और इसे मुगल चित्रकला के इतिहास में मील का पत्थर भी कहा जाता है। किसको? दसवंत को मील का पत्थर भी कहा जाता है। दसवंत के साथ काम करने वाले चित्रकार में मिस्किन, श्रवण और केशव थे। अब नेक्स्ट चित्रकार देखेंगे बसावन। बसावन विकर्ण चित्रकारी भी करता था। बसावन व्यंग्य चित्रकार भी था। बसावन छवि चित्रकार भी था। बसावन ने मुगल शैली में बहुत से ग्रंथों की रचना की है। बसावन ने मुगल शैली में बहुत से ग्रंथों की रचना की है। इसने लगभग 40 वर्षों तक कार्य किया और 200 चित्रों का निर्माण किया। इसके गुरु का नाम क्या था? तो अब्दुल समद सिराजी था। बसावन के गुरु का नाम अब्दुल समद सिराजी था। बसावन मुगल काल में व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध था। बसावन ने रज़्मनामा, बहरिस्ताने तामी, दराबनामा आदि ग्रंथों में चित्रण कार्य किया। राय कृष्ण दास के अनुसार बसावन पृष्ठिका यानी बैकग्राउंड बनाने के लिए आकृति के आलेखन, रंग लगाने, छवि बनाने तथा चित्रकारी के कई अंगों में सर्वश्रेष्ठ था। यह अकबर के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। यह सर्वोत्तम चित्रकार था। बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देती है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की प्रशंसा की है। किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी में बसावन की प्रशंसा की है और लिखा है कि पृष्ठभूमि बनाने में बसावन जैसा दूसरा कलाकार नहीं है। इस कलाकार के अन्य कार्यों में बसावन अपने समय का अद्वितीय कलाकार था। ऐसा किसने कहा है? अबुल फजल ने। किसमें कहा है? आईने अकबरी में। बसावन के पुत्र का नाम मनोहर था। मनोहर किसका पुत्र था? तो मनोहर बसावन का पुत्र था। बसावन के पुत्र का नाम क्या था? तो मनोहर था। जहांगीर के काल में ये चित्रकार था। बसावन के प्रमुख चित्र देखेंगे तो शेख अब्दुल कसाब को दरवेश संत के दर्शन करते हुए, शेख अबुल कसाब को दरवेश के दर्शन करते हुए, दरवेश का अर्थ क्या होता है? तो संत, एक कृष्णकाय घोड़े के साथ निर्जन प्रदेश में मजदूर या मजनू, तो ये बसावन का है। अब बसावन की विशेषता, उसके चित्रों की विशेषता देखते हैं। अपने चित्रों के कारण बसावन उस्ताद कहलाता था। अपने चित्रों के कारण बसावन उस्ताद कहलाता था, जो मुगल चित्रकला का एक दुर्लभ सम्मान था। उस्ताद कहना उस समय बहुत बड़ी बात थी।
पश्चात तकनीक में यह प्रवीण था। पश्चात तकनीक में ये प्रवीण था। कौन सी तकनीक में? पश्चात तकनीक में। विकिरण चित्र बनाने में अग्रगामी था। और प्रथम विकिरण चित्र कौन सा है? तो अकबरनामा में है, पुल पार करते हुए प्रथम विकिरण चित्र है। बसावन ने आगे की ओर झुकी हुई मानव आकृतियों को जिस स्थिति लागों में अंकित किया है वैसा अकबरकालीन कला में मिलना दुर्लभ है। और उसने छाया प्रकाश का भी प्रयोग किया। किसने? बसावन ने। नेक्स्ट है मिस्किन। मिस्किन कैसे कलाकार थे? तो ये पशु पक्षी कलाकार थे, पक्षी कलाकार। यह अकबर काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार है। और जहांगीर के काल का पूछे तो जहांगीर के काल का पूछे तो मंसूर। ओवरऑल की बात करें तब भी मंसूर आएगा, और नाम ले लेकर के बात करें तो मंसूर जहांगीर में, और अकबर के समय में मिस्किन। मिस्किन पशु पक्षियों का यथार्थ चित्रण करता था, रियलिस्टिक पिक्चर्स बनाता था। विकिरण चित्र बनाने में बसावन की तरह ही मिस्किन भी प्रवीण था। विकिरण चित्र बनाने में मिस्किन बसावन की तरह ही प्रवीण था। सेकंड नंबर में मिस्किन का नाम आता है, फर्स्ट नंबर पे बसावन का नाम आता है। अकबरनामा में इसने दूसरा विकिरण चित्र तोप खींचते हुए बैल बनाया था। पुल पार करते हुए हाथी का चित्र किसने बनाया था? बसावन ने विकिरण चित्र था। और तोप खींचते हुए बैल किसने बनाया था? मिस्किन ने। ये भी विकिरण चित्र था। अब देखते हैं मिस्किन के प्रमुख चित्र कौन से हैं। धोखेबाज पत्नी, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, यानी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट एवरेस्ट। फारूक बेग, ये व्यक्ति चित्रकारी करते थे। यह कलमाक का निवासी था। फारूक बेग कहाँ का निवासी था? तो फारूक बेग कलमाक का निवासी था। इसके चित्रों में मध्य एशियाई प्रभाव दिखता है तथा धीरे धीरे उसने अपनी निजी शैली विकसित कर ली थी। इसलिए जहांगीर तथा अकबर दोनों के समय में काम किया। कौन? फारूक बेग जहांगीर तथा अकबर दोनों के समय में काम किया, लेकिन प्रसिद्धि इसको कहाँ मिली? तो जहांगीर के काल में मिली। जहांगीर के समय में ही यह दक्षिणी शैली के संपर्क में आया, जिससे इसकी शैली में बहुत परिवर्तन आया। कौन? फारूक बेग। इसके प्रमुख चित्र हैं बीजापुर में आदिल शाह की छवि किसने बनाया? फारूक बेग ने बनाया। कब बनाया था? जहांगीर के काल में बनाया था। अब है केशव। यह एक गुजराती चित्रकार था। ईसाई पादरियों द्वारा बनाए गए मरियम व शिशु ईसा के काल वाले चित्र जो अकबर को भेंट किए गए थे, उनके चित्रों की अनुकृति करने वाले कलाकारों में केशव का नाम आता है। 1597-98 में केशव ने अपना आत्मचित्र बनाया था। मुगल काल में आत्मचित्र किसने बनाया था? तो केशव ने बनाया था। अन्य चित्रकार देखते हैं। अकबर ने हाजी हबीबुल्लाह चित्रकार को गोवा भेजा था। किसने? हाजी अबूउल्ला चित्रकार को गोवा भेजा था। किसने? अकबर ने, जो वहाँ की यूरोपियन कला की जानकारी लेने गया था। फिर फारसी चित्रों का सबसे अनुकर्ता नन्हा चित्रकार था। क्या है? फारसी चित्रों का सबसे अच्छा अनुकर्ता यानी सीखने वाला, ग्रहण करने वाला कौन था? तो नन्हा था। उपरोक्त चित्रकारों के अतिरिक्त कुछ अन्य चित्रकार भी हैं जो अकबर की चित्रशाला में काम किए, जिसमें फारूक बेग, फारूक चेला, केशव, लाल मुकुंद, फारूक कलमाक, जगन राम धर्मदास, नंद ग्वालियरी, भीम गुजराती, शंकर लक्ष्मण अकारिजा अन्य। ये अकबर के समय के अन्य चित्रकार थे। अब देखेंगे अकबरकालीन ग्रंथ। चार प्रकार के अकबरकालीन ग्रंथ मिलते हैं। एक भारतीय कथाओं पे, दूसरा अभारतीय कथाओं पे, तीसरा ऐतिहासिक और चौथा व्यक्ति चित्र।
तो अभारतीय कथाएं कौन सी थी? हमजा नामा, खमसा निज़ामी। हमजा नामा को ही दास्तान अमीर हमजा कहते हैं। खमसा निज़ामी में क्या है? लैला मजनू की प्रेम कथा। अभारतीय कथा में कौन कौन से? हमजा नामा और खमसा निज़ामी। हमजा नामा में दास्तान अमीर हमजा का मिलता है और खमसा निज़ामी लैला मजनू की प्रेम कथा। भारतीय कथाओं में क्या है? रामायण, रज़्मनामा यानी कि महाभारत, अनवर सुहेली, आयार दानिश, कलीला दिमना, चंगेज़नामा, ये पंचतंत्र है। ऐतिहासिक में क्या मिलता है? अकबरनामा, वाक़यात बाबरी यानी कि बाबरनामा, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, इसको तैमूरनामा भी कहते हैं, शाहनामा ईरान के राजाओं का इतिहास है, जमी उत तारीख़ मंगोलों का इतिहास है, दीवाने हाफिज़। अब देखते हैं अभारतीय कथा। अभारतीय कथा हमजा नामा, पहले नंबर आता है हमजा नामा का 1558 से 73 और 1560 से 75, 2 टाइम पीरियड मिलता है। एक साथ दोनों नहीं आएगा, एक एक ही आएगा। हमजा नामा अमीर हमजा का फ़ारसी अनुवाद है। हमजा नामा अमीर हमजा का फ़ारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ में मोहम्मद साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी का वर्णन है। ठीक, हमजा नामा में 360 कहानियाँ। हमजा नामा में कितनी कहानियाँ? हमजा नामा में 360 कहानियाँ। कितने खंडों में विभक्त है? तो 12 खंडों में। कितने चित्र हैं? तो 2400 चित्र हैं, जिनमें से 1400 चित्र अकबरकालीन हैं। अकबरकालीन चित्रों की संख्या कितनी है? तो 1400। और निरीक्षण किसने किया था? तो अब्दुल सीरा जी ने किया था। किसके समय? अकबर के समय। हमजा नामा में अताउल्लाह काजबीनी ने सुंदर लेख लिखे हैं। किसने? अताउल्लाह काजबीनी ने। इसे 50 चित्रकारों ने मिलकर 15 वर्षों में बनाया। हमजा नामा को कितने चित्रकारों ने मिलकर बनाया है? तो 50 चित्रकारों ने मिलकर 15 वर्षों में तैयार किया। बहुत से विद्वान मानते हैं कि लगभग 1582 में ये पूर्ण रूप से चित्रित हो गया था। हमजा नामा चित्रों का निर्माण किस पे हुआ है? कपड़े पर हुआ है। नाप पूछे तो 68 गुणे 52, 67 पॉइंट करके भी आता है, तो ओवरऑल में 68 ले लेंगे। और सेंटीमीटर 68 गुणे 52 सेंटीमीटर। इंच पूछे तो 27 गुणे 20, कहीं कहीं 28 भी आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, एक ही नंबर आएगा। अमीर हमजा पर ईरानी प्रभाव अधिक था। अमीर हमजा पर ईरानी प्रभाव अधिक था। आज इसके 150 चित्र उपलब्ध हैं। कितने चित्र उपलब्ध हैं? 150, 150, जो कि गुलूक ने संग्रहित कर 1925 में वियना में छपवाया था। और वर्तमान में भारत में कितने चित्र हैं? तो भारत में 6 चित्र हैं। अब ये 150 चित्रों में देखेंगे, 61 चित्र वियना संग्रहालय में है, 25 चित्र साउथ केसिंगटन संग्रहालय लंदन में है, 15 अमेरिका के विभिन्न संग्रहालय में है। और हमजा नामा के 6 चित्र अपने यहाँ उपलब्ध है, जिसमें से 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है, 2 चित्र मुंबई में संग्रहित है, और 1 चित्र हैदराबाद में और 1 चित्र बड़ौदा में। भारत में कितने हैं? भारत में टोटल 6 हैं। 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में है, जिसकी स्थापना राय कृष्णदास ने 1920 में की थी। 2 चित्र मुंबई में है, 1 हैदराबाद में है और 1 चित्र बड़ौदा संग्रहालय में संग्रहित है। अबुल फजल के अनुसार देखेंगे, किसी ने भी इस पुस्तक के समान, ये इनका कथन था कि किसी ने भी इस पुस्तक के समान दूसरा जवाहर नहीं देखा होगा और ना ही किसी राजा के बराबर मूल्यवान वस्तु होगी, इतनी मूल्यवान। इस समय यह पुस्तक शाही पुस्तकालय में है। प्रेजेंट टाइम में ये पुस्तक कहाँ है? तो शाही पुस्तकालय में है। हमजा नामा चित्रों की विशेषता देखेंगे। हमजा नामा के चित्र अलंकारिक न होकर घटना चित्र हैं, दृष्टांत चित्र के रूप में बने हैं, जो हिराज शैली से भिन्न है। पहनावा कैसा है? तो भारतीय ढंग का पहनावा है। इस चित्रावली में प्रधान अंग कश्मीरी शैली और शेष राजस्थानी व ईरानी का है। प्रधान अंग किस शैली से मेल खाता है? तो कश्मीरी शैली से, और अन्य अंग राजस्थानी व ईरानी शैली से। चेहरे एक चश्म बने हैं, आंखें बड़ी बड़ी भारतीय परंपरा और मछली जैसी बनी हैं। हाथियों का चित्रण भी भारतीय ढंग से हुआ है।
अजंता की झलक इसमें देखने को मिलती है। संयोजन में अजंता की झलक देखने को मिलती है। भाव भंगिमाओं एवं लगभग सभी वातावरण भारतीय प्रभाव से प्रयुक्त है। रंगों में चमक है परंतु ईरानी मोजाइक वाले रंग नहीं है। प्रकृति के अंकन में भारतीय तथा फारसी शैली का मेल है। हमजानामा के चित्र देखेंगे। मिहिर युक्त बाढ़ छोड़ते हुए यानी मारिया हरमन संग्रहालय स्विट्जरलैंड में ये है। गांव के कुएं पर स्त्रियां और गांव का कुआं, ये हमजानामा का है। अब देखेंगे हमजानामा के चित्रण हेतु हमजानामा के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चित्रण हेतु चुनी गई प्रथम पांडुलिपि मानी जाती है। हमजानामा को चित्रण हेतु चुनी गई प्रथम पांडुलिपि मानी जाती है। और अताउल्लाह काज़वीनी के अनुसार हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। हमजानामा हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। किसके अनुसार? अताउल्लाह काज़वीनी के अनुसार। राय कृष्ण दास के अनुसार अकबर के काल की ही देन है। राय कृष्ण दास के अनुसार हमजानामा जो है वो अकबर के काल की ही देन है। फिर अकबर कालीन 1400 चित्र में 17 जिल्दों में है। अकबर कालीन जो ये हमजानामा है ये 17 जिल्दों में है। और इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि अकबर को बचपन से ही हमजा की कहानियों को सुनने का बहुत ही शौक था। अब नेक्स्ट देखते हैं तूतीनामा। तूतीनामा का क्या अर्थ होता है? तूतीनामा का अर्थ होता है तोते की प्रेम कथा। ये 1570 से 75 का है। यह ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? तो चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। और इसमें क्या है? इसमें का तोते का प्रेम अलाप है। और इसमें कुल 103 चित्र हैं। तूतीनामा में कितने चित्र हैं? तो 103 चित्र है। विषय क्या है? तोते की प्रेम कथा। और तूतीनामा प्रथम चित्रित पांडुलिपि थी। तूतीनामा प्रथम चित्रित पांडुलिपि थी जिसमें क्यूरस्क्यूरो यानी गहरी छाया प्रकाश का प्रयोग हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे दीवाने हाफिज़। ये भी शेर व शायरी की पुस्तक है। दीवाने हाफिज़ ये भी शेर व शायरी की पुस्तक है। यह पुस्तक 1610 में चित्रित हुई थी। इसमें हाफिज़ शिराजी के शेरों और शायरियाँ हैं। हाशिया चित्रण का सर्वप्रथम उदाहरण किस चित्रण में मिलता है? तो दीवाने हाफिज़ में। और तूतीनामा में छाया प्रकाश का। दीवाने हाफिज़ हस्ताक्षर युक्त प्रथम चित्रित पांडुलिपि है। दीवाने हाफिज़ हस्ताक्षर युक्त प्रथम चित्रित पांडुलिपि है। और दीवाने हाफिज़ की एक प्रति कहाँ संग्रहित है? तो ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। और दूसरी चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है। सर्वश्रेष्ठ तीसरी प्रति पोथीखाना में संग्रहित है। पहली कहाँ है? लंदन में, दूसरी डबलिन में, तीसरी पोथीखाना। अब है खमसा निज़ामी। ये 1585 का है। और 90 खमसा निज़ामी लैला मजनू की प्रेम कथा है। खमसा निज़ामी में क्या है? तो इसमें लैला मजनू का प्रेम वर्णन है। और शिकार दृश्यों से युक्त हाशिए खमसा निज़ामी में मिलते हैं। यह पोथी कहाँ संग्रहित है? तो फ्रियर आर्ट गैलरी वॉशिंगटन। फ्रियर आर्ट गैलरी कहाँ है? तो ये वॉशिंगटन में। इसमें एक चित्र मिलता है जिसमें राजकुमारी दर्पण में देख के चित्र बना रही है। राजकुमारी दर्पण में देख करके चित्र बना रही है। ये किसका है? खमसा निज़ामी का है। अब भारतीय कथाओं का देखेंगे तो अनवरे सुहेली। यह ग्रंथ पंचतंत्र का ईरानी संस्करण है। इसी पंचतंत्र का अरबी नाम कलीलह दिमना है। किसका? अनवरे सुहेली का। अनवरे सुहेली किसका? पंचतंत्र का। अकबर ने कलीलह दिमना के आधार पर आयारे दानिश नाम से इसका चित्रण करवाया था। इसके चित्रों में हमजानामा वाली शैली है। किसके? आयारे दानिश में। अनवरे सुहेली की अकबरकालीन 4 प्रतियां चित्रित हुई हैं। अनवरे सुहेली की अकबरकालीन 4 प्रतियां चित्रित हुई हैं जिनमें से 1598 की है जो लाहौर में चित्रित की गई। 1598 वाला कहाँ चित्रित हुआ है? तो लाहौर में। इस प्रति के 27 चित्र, कितने चित्र? 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। और जिस पर 16 कलाकारों का नाम है। किसकी बात हो रही है? आयारे अनवरे सुहेली की। और दूसरी प्रति 1570 की है। ये स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन लंदन में है। तथा तीसरी प्रति रामपुर स्टेट लाइब्रेरी रामपुर में है। और चौथी प्रति रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है।
अब है आयारे दानिश, ये 1588 का है। आयारे दानिश 1588 का है। अकबर ने ही पशु पक्षियों की कहानी वाले एक अन्य ग्रंथ में अबुल फजल से कलीला दिमना के आधार पर इसका निर्माण करवाया था। फिर है रज़्मनामा 1582 से 89, यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज़्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसे अब्दुल कादिर बदायूं ने अनुवाद किया था। और अकबर के दरबार में संस्कृत का प्रकांड विद्वान कौन था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। इसमें 50 चित्रकारों ने मिलकर 169 चित्र बनाए। कितने चित्रकारों ने? 50 चित्रकारों ने। तीन बड़े जिल्दों में ये विभाजित है। इसी पुस्तक में दसवंत द्वारा बनाए 21 चित्र मिलते हैं और इस पर टोटल खर्च 4 लाख रुपए हुआ। उस समय 4 लाख रुपए बहुत मायने था। नादिर शाह के आक्रमण से पूर्व 1739 में मोहम्मद शाह ने इस प्रति को जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को भेंट कर दिया था। और यह प्रति अब कहाँ संग्रहित है? तो सवाई मानसिंह संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। रज़्मनामा के चित्रों में ईरानी प्रभाव की अपेक्षा भारतीय प्रभाव अधिक झलकता है। ईरानी प्रभाव की अपेक्षा भारतीय प्रभाव अधिक झलकता है। जब हुमायूं के समय हुआ था हमज़ानामा, तो हमज़ानामा में ईरानी प्रभाव था। फिर अकबर के समय हुआ तो उसमें भारतीय प्रभाव हो गया। अब रज़्मनामा है, ये अकबर के समय में हुआ। अकबर के समय ईरानी टोटल ख़त्म हो गया था, तो इसमें भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। कर्नल टी.एच. हैंडले ने अपनी पुस्तक में रज़्मनामा के 148 चित्र छपवाए और इसी कहा जाता है कि इसी का चित्रण करने के बाद दसवंत पागल हो गया था। और अन्य कलाकार काम करने वाले बसावन लाल, तुलसी और मिस्कीन। रज़्मनामा में अन्य लोगों ने काम किया, बसावन लाल, तुलसी और मिस्कीन। अब देखते हैं अगला ग्रंथ रामायण। ये भी भारतीय ग्रंथ है। 1588 इस प्रति का चित्रण कार्य समाप्त हुआ। कब समाप्त हुआ है? तो 1588 में। और वर्तमान में सवाई मानसिंह संग्रहालय में ये संग्रहित है। क्या? रामायण। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। रामायण में कुल 365 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? 365 पृष्ठ हैं। अब देखते हैं और कुछ भारतीय ग्रंथ का किसने किसने अनुवाद किया। तो भगवत गीता का फैजी ने किया है। अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिदी ने किया है। रास्तरंगड़ी का मुल्ला शाह मोहम्मद ने किया। नल दमयंती का फैजी ने किया, ये अकबरकालीन था। लीलावती का भी फैजी ने किया है। और हरवंश पुराण का फारसी अनुवाद मौलाना सीरी ने किया है। अब ऐतिहासिक ग्रंथों को देखते हैं। अकबरनामा 1602 से 5। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित है। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखित है। अकबरनामा 117 चित्र है। अकबरनामा में कितने चित्र है? 117। संग्रहित कहाँ है? विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में यह संग्रहित है। और अकबरनामा कितने जिल्दों में बटी है? तो 3 जिल्दों में बटी है। आखिरी जिल्द में आईने अकबरी नाम से की गई है और यह पुनः 5 अध्यायों में बटी है। अकबरनामा जो है, अकबरनामा इसके कितने जिल्द हैं? तो 1, 2, 3 जिल्द है, जिसमें शाही बातें लिखी हैं। तीसरा वाला जो है ये आपका आईने अकबरी के नाम से है, आईने अकबरी। और यही आईने अकबरी वाला पुनः 5 अध्यायों में विभक्त है। शुरू के 4 अध्याय में क्या दिया गया है? तो अकबर के शासन प्रणाली की बात कही है और मुगल जीवन तथा अन्य गतिविधियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी है। और 5वें अध्याय में अबुल फजल ने अपनी जीवनी बताई है। 5वें अध्याय में अबुल फजल ने अपनी जीवनी बताई है। अकबरनामा 3 अध्याय में था, 1, 2, 3। तो तीसरा अध्याय जो है वो आईने अकबरी के नाम से किया है। जो आईने अकबरी है वो पुनः से 5 यानी दोबारा से उसमें भी 5 भाग विभक्त किए हैं। तो 1, 2, 3, 4 जो शासन व्यवस्था और जनजीवन के बारे में था और जो 5वां था वो सेपरेट अबुल फजल ने अपनी जीवनी उसमें बताई है। अकबरनामा अकबर के काल की सर्वोत्तम कृति है जिसका जन्म सलीम के जन्म वाला चित्र सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें कलाकारों ने चित्र को कितने भागों में बांटा है? तो 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से? प्रथम विभाजन में देखा गया है
कि महल के बाहर दान बांटने वाले हैं। द्वितीय में देखा गया है कि महल के अंदर आलिंद में वादकों का झुंड बैठा है। तीसरे में सलीम के स्नान व स्त्रियों के स्नान का है। चतुर्थ में बच्चा और माँ को दिखाया गया है। 5 में छत पर मोर का चित्र है। छत पर मोर गर्दन फुलाए बैठा है। छत पर मोर गर्दन फुलाए बैठा है। और जापानी मोर कहाँ का है? जापानी मोर ये कहाँ का चित्र है? जापानी मोर। ये आपका होमवर्क है, ये बताइएगा जापानी मोर ये कहाँ का चित्र है। नेक्स्ट है इस ग्रंथ, और लास्ट में है क्षितिज का वर्णन किया। इस ग्रंथ का एक अन्य चित्र है रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला किसका? अकबरनामा का चित्र है। अकबरनामा की अन्य चित्रित प्रति में चेस्टर बेट्टी में 61 चित्र संग्रहित है। और जहांगीर 1606 का लेख है, जिसमें जहांगीर के 1606 का लेख है। अकबरनामा की एक अन्य प्रति कहाँ संग्रहित है जिसमें 61 चित्र हैं? तो चेस्टर बेट्टी संग्रहालय में संग्रहित है। इसमें क्या है? इसमें जहांगीर का लेख है। नेक्स्ट है वाक्यात्य बाबरी। बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। कब? 1558 में। और खान खाना ने 1589 में अकबर को यह प्रति भेंट की, जिसका चित्रण कई प्रतियों में हुआ है। एक प्रति ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है, जिसमें 48 चित्रकार के नाम मिलते हैं। अब वाक्यात्य बाबरी में कितने चित्र हैं? तो 144 चित्र हैं। खानदान तैमूरिया, जिसको तैमूरनामा भी कहते हैं, यह तैमूर राजवंश का इतिहास है। इस समय यह ग्रंथ खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में संग्रहित है। इस ग्रंथ में तैमूर वंश से लेकर अकबर के यानी 1577 तक का चित्रण है। कुल 132 चित्र हैं और यह दसवन द्वारा तैयार किया गया है। अब तारीख अल्फी 1582 से 90, इसको दुनिया का इतिहास कहते हैं। तारीख अल्फी को दुनिया का इतिहास कहते हैं। शाहनामा, इसमें ईरान के राजाओं का इतिहास है, फिरदौसी ने लिखा है। जमी उत तारिक, इसमें मंगोलों का इतिहास है। नेक्स्ट है जोग बहिश्ते, ये तिथि युक्त सचित्र प्रति है और चेस्टर बेट्टी डबलिन में संग्रहित है। इसका एक चित्र है रात्रि को राक्षसी का एक राजा से साक्षात्कार, ये जोग बहिश्ते का है। बहरिस्तान जामी, ये बोर्डियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में संग्रहित है। अन्य ग्रंथ देखेंगे आजायज उल मकालूत, आजायज उल मकालूत, गुलिस्ता, शादी का गुलिस्ता, तारीख रशीद, दरबनामा और जफरनामा। नेक्स्ट है अकबरकालीन चित्रकला की विशेषताएं। अकबरकालीन चित्रकला की विशेषताएं। अकबरकालीन अकबरी शैली में रंग बहुत चमकदार बने थे। सफ़ेद रंग का प्रयोग हल्का करने के लिए स्वतंत्र रूप से किया गया है। रंगों में काले रंग का प्रयोग नहीं मिलता, जिसमें गोलाई या उभार दिख सके। रंगों में काले रंग को नहीं मिलाया गया है, जिससे गोलाई या उभार दिख सके। रेखीय भारतीय गोलाई लिए हुए है। ऊंचे पैजामे, अटपटी पगड़ी देखी जा सकती है। बीच बीच पे सुलिपि की पट्टियाँ खींची गई है, ये विशेषताएं हैं। चित्रों की माप तो पूर्णतः पूर्ववर्ती भारतीय लघु चित्रों से बड़ी है। संयोजन में भीड़ भाड़ नहीं है। मुगल काल में, अकबर के काल में सर्वाधिक युद्ध के चित्र बने हैं। युद्ध के चित्र सर्वाधिक किसके काल में बने हैं? तो अकबर के काल में बने हैं। अकबर के काल में ही गोवा से ईसाई कलाकार प्रचारक बुलाए गए थे। सर्वप्रथम अकबर के काल में पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है और अकबर के काल के चित्रों में हाशिए बॉर्डर में चित्रकारी की गई है। अब महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। अकबरकालीन चित्रों में प्रायः मुखाकृति 1.5 चश्म और 1 चश्म है। 1.5 चश्म और 1 चश्म है। मुगल काल में सिर्फ अकबर की छपी 1.25 चश्म है, बाकी सब 1 चश्म है। अकबर के काल में भित्ति चित्रकारी प्रारंभ हुई थी और ईसाइयों के चित्र बनवाए गए थे। अब्दुल समद के पुत्र शरीफ ने रज़्मनामा में विलक्षण कार्य किया है। अकबर की छवि बनवाने को बहुत शौक था। अकबर को छवि बनवाने का बहुत शौक था और वो अपने दरबारियों के भी छवि बनवाता था। प्रथम आत्मचित्र बसावन के पुत्र मनोहर का है और द्वितीय केशव ने बनाया। अकबर ने जब अहमदाबाद पर हमला किया तो 3 चित्रकार साथ थे। कौन? सावल दास, जगन्नाथ और तारानाथ।
इसमें सावलदास ने युद्ध का चित्र बनाया है। अकबर ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी और अकबर ने जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबरकालीन पश्चिमी चित्रकार कौन था? मिस्किन था। और अकबर के प्रथम बार हरिवंश पुराण का अनुवाद फारसी में कराया था। अकबर ने सर्वप्रथम हरिवंश पुराण का अनुवाद फारसी भाषा में कराया था। अकबर का शाही पुस्तकालय 3 बड़े नगरों में था। कहाँ? आगरा, दिल्ली और लाहौर। आगरा, दिल्ली और लाहौर। इस पुस्तकालय में लगभग 24,000 हस्तलिखित पुस्तकें भी हैं, जिनका मूल्य करीब 6.5 लाख रुपए है। और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। अकबर ने दरबार में प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन किया था। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हटा देते हैं, टाइम वेस्ट होगा। अकबरकालीन चित्र देखते हैं। अकबरकालीन चित्र, गांव का कुआं, ये हमजानामा से लिया गया है। हीरा काटने की मशीन, ये भी हमजानामा से। किसान खेत काटते हुए, रज़्मनामा, जिसका महाभारत नाम है। धोबी और उसकी पत्नी, अनवर सुहैली का है। स्त्री चरखा से सूत काटते हुए, ज्योतिष और बुनकर अपना कार्य करते हुए, मस्जिद का एक दृश्य, ये तारीख़ अल्फी का है। नेक्स्ट है अकबरकालीन स्थापत्य, देख लेते हैं। अकबरकालीन स्थापत्य, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में किसने निर्माण कराया था? जहांगीर ने कराया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने कराया था। आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाज़ा, ये फतेहपुर सीकरी में है। मच्छी बाज़ार, मीना बाज़ार, खास महल, दीवाने आम वखास, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई का मकबरा, पंचमहल और लाहौर, ये सारे अकबर के द्वारा बनाए गए स्थापत्य हैं। आज अकबर समाप्त हुए। अब कल जो है जहांगीर और बचे हुए शासकों को करवाएंगे, तो मुग़ल आपका, जहाँ तक है कल आपका मुग़ल कंप्लीट हो जाएगा। कल मुग़ल कंप्लीट हो जाएगा। कल नहीं हो पाया तो परसों कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा आराम से इसको पढ़ा रहे हैं, जल्दबाजी करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा और समझ में कुछ नहीं आएगा। आज तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए इतना जोश नहीं था। जोश रहता है तो पढ़ाने में मज़ा आता है। तो आज का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा हो सके तो, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कल मिलते हैं अकबर के साथ।